हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चालू कर रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर रोटेशनल मोशन। ठीक है बेटा, आपका चैप्टर नंबर 7। अब रोटेशनल मोशन में क्या होना है, आपका किस तरीके से होना है, वो अपन सब देखते हैं। ओके, सबसे पहले रोटेशनल मोशन में हम बात करेंगे पार्टिकल की, है ना। पार्टिकल्स क्या होते हैं? तो पार्टिकल्स यानी वो ऑब्जेक्ट जिनका जो मास है वो क्या हो, नेग्लिजिबल, तो वो क्या कहलाएंगे आपके पार्टिकल्स। ठीक है, मतलब वो ऑब्जेक्ट जिनका मास क्या हो, नेग्लिजिबल, तो वो क्या कहलाते हैं आपके पार्टिकल्स। ठीक है। सेकंड चीज़ बात करें अपन सिस्टम, तो सिस्टम क्या होगा? तो सिस्टम में क्या कहेंगे अपन, द अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स, यानी बहुत सारे पार्टिकल्स को यदि हम अरेंज कर दें तो वो क्या बना लेते हैं आपका एक सिस्टम। तो अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स इज कॉल्ड द सिस्टम। ठीक है। अब बात करते हैं हम सेंटर ऑफ मास की, कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट में वो पॉइंट जहां पर उस ऑब्जेक्ट का पूरा मास कंसंट्रेटेड हो, ठीक है, तो वो पर्टिकुलर पॉइंट क्या कहलाता है, उसका सेंटर ऑफ मास। ठीक है, बात क्लियर? मतलब ऑब्जेक्ट में वो पॉइंट जहां पर उस ऑब्जेक्ट का पूरा मास कंसंट्रेटेड हो, वो क्या कहलाता है आपका सेंटर ऑफ मास। ठीक है बेटा, तो हम सेंटर ऑफ मास के लिए एक्सप्रेशन ड्राइव कर रहे हैं, जिसमें हमने के लिए एक सिस्टम लिया, कितने पार्टिकल्स आपके, दो, ए और बी। ठीक है, दोनों के मास कितने, m1 एंड m2। और सपोज हमने क्या मान लिया कि सेंटर ऑफ मास क्या है आपका c, और इसका पोजीशन कितनी है r, ए और बी की पोजीशन क्या है आपकी r1 एंड r2। क्लियर बेटा इतनी चीज? अब सबसे पहले अपन क्या निकालते हैं, मोमेंटम किसका, फर्स्ट पार्टिकल का। ठीक है, तो फर्स्ट पार्टिकल का मोमेंटम p1 क्या मिलेगा, m1 v1। क्लियर? अब इसके बाद क्या बात आती है अपनी, कि जो न्यूटन का अपन ने सेकंड लॉ देखा था, तो न्यूटन के सेकंड लॉ में क्या था कि रेट चेंज ऑफ मोमेंटम किसके इक्वल होगा, आपके अप्लाइड फोर्स के। ठीक है, तो डी बाय डी टी P1 इज इक्वल टू आपका फोर्स F1, ये एक्सटर्नल फोर्स जो हमने लगाया, प्लस F12। ये 12 क्या है आपका, कि सेकंड पार्टिकल ने फोर्स किस पे लगाया, फर्स्ट पार्टिकल पर। ठीक है, टोटल फोर्स कितना लगा, एक तो जो हम लगा रहे हैं एक्सटर्नल, और एक इंटरनल फोर्स जो कि सेकंड पार्टिकल किस पे लगाएगा, फर्स्ट पार्टिकल पर। ठीक है, यहाँ P1 की वैल्यू रख दें अपन, तो डी बाय डी टी P1 कितना, m1 v1 इज इक्वल टू F1 प्लस F12। इसको दे दिया हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, सिमिलरली किसके लिए, सेकंड पार्टिकल के लिए बात कर लें अपन। सेकंड पार्टिकल का क्या मिल जाएगा, डी बाय डी टी m2 v2 इज इक्वल टू F2 प्लस F21, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, सेम चीज सेकंड पार्टिकल के लिए हो जाएगी। एक्सटर्नल फोर्स एक हमने लगाया, और दूसरा फोर्स इंटरनल फोर्स जो किसने लगाया, फर्स्ट पार्टिकल ने किस पर, सेकंड पार्टिकल पर। ठीक है बेटा, अब क्या किया हमने, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर दिया, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दोनों को ऐड कर दिए, क्या मिलता है देखते हैं, कि डी बाय डी टी m1 v1 प्लस डी बाय डी टी m2 v2 इक्वल टू F1 प्लस F12 प्लस F2 प्लस F21। क्लियर? अब F12 और F21 दोनों क्या हैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग F12 और F21 दोनों क्या है, इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन, दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो क्या बचेगा, यहां से डी बाय डी टी यदि हम कॉमन ले लें, तो अंदर क्या बचा आपके पास, m1 v1 m2 v2 इज इक्वल टू F1 प्लस F2 को अपन ने क्या लिख लिया, कॉमन फोर्स F। क्लियर? अब V क्या होती है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या होती है आपकी, रेट चेंज ऑफ पोजीशन। तो डी बाय डी टी m1 v1 को क्या लिखा आपने, डी r1 अपॉन डी टी प्लस m2 डी r2 अपॉन डी टी इक्वल टू F। ठीक है, डी बाय डी टी दोनों से कॉमन मिल जाएगा हमको, तो यहाँ क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर अपॉन
डी टी स्क्वायर M1 R1 M2 R2 इक्वल टू F। ठीक है बेटा। अब हमने इसमें लेफ्ट हैंड साइड में क्या किया, इस सिस्टम के टोटल मास से मल्टीप्लाई किया एंड डिवाइड किया। टोटल मास कितना हो जाएगा, दोनों पार्टिकल के मास का सम, दैट मीन्स M1 प्लस M2। तो करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है हमको। M1 प्लस M2 डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर, अंदर क्या मिल जाएगा हमको, M1 R1 M2 R2 अपॉन M1 प्लस M2 और इक्वल टू F। ठीक है। अब इसको यदि हम कंपेयर करें, F इज इक्वल टू एम ए, तो F इज इक्वल टू M मतलब पूरे सिस्टम का मास है ये M1 प्लस M2, और A क्या होता है, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन। तो ये किसकी पोजीशन निकल के आई आपकी, सेंटर ऑफ मास की। ठीक है, ये किसके इक्वल होगा, क्योंकि डी स्क्वायर बाय डी टी स्क्वायर इंटू पोजिशन क्या कहलाती है आपकी, एक्सेलरेशन। तो ये पूरा क्या हुआ, एक्सेलरेशन है ना, ये पूरा क्या हुआ आपका, पोजीशन। तो जब पोजीशन का हम डबल डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या मिलता है हमको, एक्सेलरेशन। दैट मीन्स ये पूरा, ये जो मिला है, ये पूरा क्या कहलाएगा आपका, एक्सेलरेशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो एक्सेलरेशन कहाँ से आता है, डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन। तो ये क्या हुई, पोजीशन हुई। ये पोजीशन किसकी हुई, सेंटर ऑफ मास की, क्योंकि टोटल मास कहाँ पर कंसंट्रेटेड है आपका, सी पर। तो ये पोजीशन किसकी हो जाएगी आपकी, सेंटर ऑफ मास की। दैट मीन्स इसको लिख देते हैं कंपेयर बाय F इज इक्वल टू एम ए। इससे हमें जो पोजीशन है R वो मिल जाएगी M1 R1 M2 R2 अपॉन M1 प्लस M2। ये पोजीशन निकली किसकी, आपकी सेंटर ऑफ मास की। ये किसके लिए हो गया, सिर्फ आपके दो पार्टिकल्स के लिए। अब यदि सिस्टम में n पार्टिकल्स है, सिस्टम में n पार्टिकल्स है, तब उसका पोजीशन क्या होगी, सेंटर ऑफ मास की। ठीक है, तो वो मैं बताता हूं आपको, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या होगी जब n पार्टिकल्स होंगे आपके। सेम इसी को लेके चलना है आपको, है ना। तो R इज इक्वल टू यहाँ पे क्या मिल जाएगा, M1 R1 M2 R2 प्लस अप टू Mn Rn अपॉन M1 M2 प्लस अप टू Mn तक। ठीक है, ये किसके लिए हो जाएगी, n पार्टिकल्स के लिए। अब इसको समराइज्ड फॉर्म में यदि अपन लिख लेते क्या लिख सकते हैं, R इज इक्वल टू समेशन I इक्वल टू 1 से I इक्वल टू n तक, 1 से लेके कहाँ तक जा रहे हैं अपन, n तक। क्या जाएगा, Mi Ri अपॉन समेशन I इक्वल 1 से लेके I इक्वल n तक Mi। दिस इज द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फॉर n पार्टिकल्स। ठीक है, तो n पार्टिकल्स का आपका पोजीशन क्या होगी, सेंटर ऑफ मास की, दिस वन। क्लियर बेटा, तो ये होता है आपका सेंटर ऑफ मास। क्लियर। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि रोटेशनल मोशन क्या होता है और वो किस तरीके से वर्क करता है, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट रोटेशनल मोशन किस तरीके से करेगा, ये हम देखते हैं आपके क्या नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।